फिर से बताता हूँ थोड़ा सा। न्यूरो, न्यूरो यानी हमारा ब्रेन, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कोऑर्डिनेशन, न्यूरल पाथवे और फाइव सेंसेस। कोऑर्डिनेशन यानी जो बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। हमें कम्युनिकेट चाहे खुद से करना है, दूसरों से करना है, यूनिवर्स से करना है, हमें एक लैंग्वेज की जरूरत है। और इस लैंग्वेज के बेस पे हम सक्सेस पा सकते हैं। जो हमारे गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, जो हमारी समस्या है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। बस लैंग्वेज के बेस पे, हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए। लैंग्वेज वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। बातें कर रहे हैं हम, ये वर्बल है। नॉन वर्बल जैसे कि बॉडी पोस्चर, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि भी मैं बहुत खुश हूं, तो भरोसा नहीं होगा। मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूं, तो भरोसा होगा, है ना। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बोलता है। कभी बचपन में देखा होगा कि घर वाले बोलते हैं ऐसे सिर रख के मत बैठा करो, हाथ हाथ पे हाथ रख के मत बैठा करो, पाँव मत हिलाया करो, है ना। और जब इंटरव्यू में जो लोग जाते हैं, तो लोग इंटरव्यू में आदमी का सबसे बॉडी पोस्चर देख के बता लेते हैं कि आदमी कॉन्फिडेंट है कि नर्वस है। नर्वस होगा तो कुछ ना कुछ रिंग हिलाता रहेगा, चाबी हिलाता रहेगा, हाथ में कुछ ना ऐसे ऐसे करता रहेगा, पाँव उसके डवाडोल होते रहेंगे। तो बॉडी से पता लग जाता है कि आदमी क्या कॉन्फिडेंट है, बोल बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, बोल रहा है, एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। हम बॉडी लैंग्वेज देख के दूसरों को बता सकते हैं कि ये क्या 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 कहना चाहता है ना। बिहेवियर, अगर मैं आपको बोलूं राइट हैंड्स आप करो, एक बार मेरे साथ साथ करिए, आपको पता लग जाएगा बॉडी चो। राइट हैंड पर करिए, थम्स करिए, राइट हैंड, थम्स, राइट हैंड, थम्स, राइट हैंड। कितने लोग कंफ्यूज हो गए? कितने लोग कंफ्यूज हो गए बताइए? कौन कौन कंफ्यूज हो गया कि राइट करना है कि लेफ्ट करना है? हाँ, है ना, कि बॉडी पोस्चर। हालांकि मैं बोल तो रहा था राइट हैंड, लेकिन मैंने अपना लेफ्ट हैंड कर दिया, तो आप मेरे को देखते कि आपने भी लेफ्ट हैंड, आप सोचने लगे राइट करना है कि लेफ्ट करना है, कंफ्यूज हो गई एक बार। क्योंकि बॉडी पोस्चर बोलता है, इससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। बिहेवियर, हमारा अपना बिहेवियर जो है, ये भी अपने आप में काफी कुछ बातें करता है, बिहेवियर भी हमारा, ठीक है। हमारे बिहेवियर से लोग हमारी पूरी हमारी हिस्ट्री निकाल लेते हैं कि ये तो आदमी ऐसा ही है, किसी काम का नहीं है, ये तो इसने लास्ट टाइम हो सकता है किसी गलती कर दी, तब तो ये तो हमेशा गलती करता रहता है, यही मान लेते हैं, ये तो ऐसे ही करता रहता है, ये तो इसकी रोज दिन रात की बात है ना। हमारे बिहेवियर से लोग हमारी पहचान बना लेते हैं। गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, हैबिट्स, हमारी आदतें। अरे ये तो ऐसा करेगा ही करेगा, अब तो इससे इससे तो ये इससे यही होना है, इससे कुछ नहीं होना है। ये सारे किसके बेस पे बोलते हैं? आदतों के बेस पे बोल रहे हैं, है ना। बिलीफ, हमारे बिलीफ भी बोलते हैं, बातें करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि भाई पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, या पैसे अगर ज्यादा पैसा, अगर अमीर बनना है तो कोई ब्लैक मनी से ही अमीर हुआ जा सकता है, व्हाइट मनी से अमीर हुआ नहीं जा सकता। तो ये बातें भी कर रहे, इससे आपके बिलीफ का पता लग रहा है, ये भी आप अपने से कम्युनिकेट कर रहे हो, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने सामने एक लिमिट क्रिएट कर रहे हो फिर वहां पे। एटीट्यूड, हमारा हमारी वैल्यूज, वैल्यू मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब हमारे सामने एक लैंग्वेज पैदा करती है, हमारे सामने कम्युनिकेशन कर रही है सारी चीजें। और थर्ड चीज है प्रोग्रामिंग। अब जो हमें सीखना है, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग और हमारे एक्शंस, जो कि एक हैबिचुअल प्रोग्राम है, जो हमारे हैबिट्स बना लेते हैं। इन तीनों को मिला के जो हमारा एक सिस्टम बन रहा है, जो मेंटल सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसको अपग्रेड करना है। दिस इज प्रोग्राम एनकोड अवर माइंड टू अचीव अवर डिजायर्ड आउटकम। मतलब हमारे माइंड को इस तरह से लेके आना है कि हम अपने गोल को पूरा कर सके, हमारे आउटकम को पूरा कर सके। दैट इज द प्रोग्रामिंग। अपनी लाइफ अपने हाथ, अपना जीवन अपने हाथ, ये हमें करना है। हमारा जीवन हमारे हाथ में आ जाएगा अगर हम प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, और जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुआ हुआ है उसको हम जब रीप्रोग्रामिंग कर लेंगे, तो हमारा जीवन पूरा हमारे हाथ में आ जाएगा। बहुत ही गहरी साइंस है ये, पूरा मन का साइंस है, एक तरह से माइंड का मैनुअल है ये, ठीक है। और भाषा वगैरह क्या है? एनएलपी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन,
एक ह्यूमन माइंड, ह्यूमन मतलब एक तरह आज जो हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, पहले हमने सीखा कहीं पे भी, इंग्लिश सीखा या लैंग्वेज, कोई बड़े बड़े लैंग्वेज के प्रोफेसर के पास में गए होंगे, तो उन्होंने बाहर बाहर से कम्युनिकेशन आपको सिखाया, थोड़ा बहुत बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी सिखाया होगा, है ना। लेकिन बहुत डीप लेवल पे माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन में, वो सब हम यहाँ सीखेंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा। तो उसमें वो भी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो पूरा ह्यूमन कम्युनिकेशन को हम सीखेंगे एनएलपी के जरिए। एनएलपी माइंड का मैनुअल है, जैसे फ्रीज एसी लाते हैं उसमें मैनुअल होता है कि कैसे इस फ्रीज को, एसी को वगैरह को यूज करना है, वैसे अपने माइंड को कैसे यूज करना है उसका मैनुअल है, जो आज तक हमारे पास था नहीं। एनएलपी इज द एबिलिटी टू बी योर बेस्ट मोर ओपन, हम अपना बेस्ट वर्जन निकल के सामने आएगा हमारा। एनएलपी इज द पावरफुल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू गेट डिजायर्ड आउटकम बाय इंटरनल चेंज। कहाँ चेंज करना है? प्रैक्टिकल अप्रोच अप्रोच आउटकम प्राप्त करने की, लेकिन अपने अंदर चेंज करना है, बाहर नहीं चेंज करना है। जो चेंज करेंगे यहाँ पर अपने अंदर चेंज करेंगे पहले, ठीक है। एनएलपी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्टिव चेंज, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। एनएलपी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, खुद के अंदर अनुभव करेंगे हम। और एक्सपीरियंस की डेफिनेशन क्या, आज हम वो भी सीखेंगे एक्चुअली। आज तक हम एक्सपीरियंस यही मानते आए हैं कि ज्यादा उम्र हो गया एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। एक्सपीरियंस का एग्जैक्ट डेफिनेटली होता है क्योंकि हम अलग अलग परिस्थितियों से गए हैं, ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, वो हम समझेंगे थोड़ा सा। एनएलपी इज द इन्फ्लुएंस ऑन आवर माइंड एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर। हमारे माइंड का, हमारे बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशन है, हमारा बिहेवियर, हमारा माइंड, हमारा लैंग्वेज, क्या रिलेशन है इनका। एनएलपी द वे ऑफ मॉडलिंग एक्सीलेंस। किसी भी फील्ड में आप एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हो, उसका तरीका है एनएलपी। एनएलपी द मैनुअल ऑफ द माइंड, एनएलपी इज व्हाट वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स, हमेशा वर्क करेगा ये, क्योंकि ये आपका अपना माइंड है, कोई दूसरी चीज नहीं है। जैसे आपका बॉडी है, कुछ बीमारी पड़ेगी दवाई लेंगे या उसको ठीक करने जाएंगे, आपको पता है कि हार्ट में गड़बड़ हो रही, कुछ डायग्नोस होगा, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है वो डायग्नोस होगा। वैसे ही माइंड, ये जो एनएलपी है ये माइंड का साइंस है। अगर कहीं पे भी हमारी लाइफ में गोल अचीव करने में दिक्कत आती है तो माइंड में ठीक करना है, दैट्स इट। अब हाँ, अब कई बार देखेंगे रिजल्ट हमको लगेंगे रिजल्ट आई नहीं, अब जितना सब हमने कर दिया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने कई सारे लिए हैं, लोगों को एनएलपी से जो रिजल्ट आते हैं बहुत ही फास्ट आ जाते हैं। लोगों की जो पेनफुल मेमोरीज वगैरह जो बहुत लंबे समय से पड़ी होती है, जो इश्यू वगैरह, फियर वगैरह, फोबिया वगैरह, ये तो कम से कम 2-3 सिटिंग में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें तो 2-3 सिटिंग में ही क्लियर हो जाती है। जो फ्री आदमी की जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का समाधान तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हर आदमी के जीवन में या तो प्रॉब्लम्स होती है या कुछ गोल होते हैं, तो प्रॉब्लम का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा, गोल्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे मान लो एक माँ के पेट में बच्चा होता है, तो स्टार्टिंग में तो खाली वो एक सेल की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है खाली, तो धीरे 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 फैलता है, सेल सेल का गुच्छा बनता है, धीरे धीरे टिश्यू का गुच्छा बनता है, धीरे धीरे ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, धीरे धीरे छोटा बच्चा बन जाएगा, वो बाहर आएगा, बाहर भी बड़ा होगा, है ना। तो वैसे ही हमने माइंड में बीज डाल रहे हैं, ये बीज धीरे धीरे फलेंगे, फूलेंगे, बड़े होंगे। वो धीरे धीरे, पहले वो एक एनर्जी की फॉर्म है, धीरे धीरे वो रूप लेते जाएंगे अपना। आप जो सोचोगे उसके बाहर वैसी परिस्थितियां बनने लग जाएगी। आज हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है, कैसे हम सोचेंगे। लोग कहते हैं सोचने से कैसे हो जाएगा, सोचने से कैसे हो जाएगा, तो उसका ऐसे कैसे कैसे होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैं आज उसका आपको साइंस बताता हूँ। तैयार है सभी? यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, मैं चेंज करता हूँ। बताइए क्या लिखा हुआ था ये? A bird in the bush. Bird in the bush. बर्ड इन द बुश। जसपाल जी? बर्ड इन द बुश। सुभाष चंद्र जी, आपने बर्ड इन द बुश बोला? Yes. जी।
हाँ एलोरा। A bird in the bush. शेषमान जी है यहाँ पे, प्रभात जी आपने भी बर्ड इन द बुश बोला, A bird in the bush, yes. आशा प्रिया माँ आपने भी, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए प्लीज। A bird in the bush. ओके बर्ड इन द बुश। शेषमान जी है यहाँ पे? जी जी। हाँ क्या है बर्ड इन द बुश? ए बर्ड इन द बुश। अब आप पुराने कैंडिडेट हो इसलिए आपको पता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से भी सभी लोग देखिए। Right. ए बर्ड इन द बुश, नॉट बर्ड इन द बुश। क्या पहेली है इसके पीछे, मैं बताता हूँ आपके सामने, अभी आपके सामने पहेली क्लियर होगी इसकी भी। अभी मैं पहले थोड़ा 2 मिनट में क्लियर करूंगा इसकी, ठीक है। पहले थोड़ा फाउंडेशन में देखा था, जानते मैं शॉर्ट में लेके चलता हूँ अभी, रिपीट करते थोड़ा सा। रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्राइंडर, ये है एनएलपी को स्टार्ट कराने वाले। इन दोनों ने एनएलपी की शुरुआत की है, ठीक है। जिसमें से एनएलपी जो ओरिजिनेटेड हुई है 1975 में, जॉन ग्राइंडर जो कि लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज के प्रोफेसर थे, मतलब है भी। रिचर्ड बैंडलर जो कि गेस्ट्रॉल्ट साइकोथेरेपिस्ट है, और दोनों ने अपनी पहली बुक बनाई थी स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। क्या हुआ था कि जॉन ग्राइंडर थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, तो उन्होंने काफी बार नोटिस किया कि हमारे अंदर आदमी जो सोचता है, जो बोलता है और जैसा बिहेवियर करता है, क्या है वापस सुनेंगे, जो सोचता है, जो बोलता है और जो बिहेवियर करता है। या अपनी भारत की भाषा में बोले, भारत की भाषा में बोले तो कथनी, करनी और सोच, सोच जो है, सोच, कथनी और करनी, इन तीनों का आपस में क्या लेन देन है, क्या रिलेशन है। तो जॉन ग्राइंडर गए थे रिचर्ड बैंडलर के पास में उनसे हेल्प के लिए, और उन दोनों ने रिसर्च किया, उन दोनों ने और भी 3 लोग थे, आगे मैं बताऊंगा, उनकी मॉडलिंग की, जो उस समय के बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट हुआ करते थे, और एक बुक बनाई जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। एनएलपी क्या है? साइकोलॉजिकल अप्रोच है दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग strategies used by successful individual and applying them to reach a personal goal। अच्छा बोला, इन सीट नहीं है इसमें। मतलब क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिसे हम अपने लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या करेंगे? मॉडलिंग के द्वारा। जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल है, एनएलपी में क्या क्या कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स निकाली गई है, जो कोई एक पर्सन की नहीं है, जो ओवरऑल कई तरह के लोगों को मॉडलिंग किया गया है। मॉडलिंग यानी वो लोग अगर किसी पर्सन से अगर पूछेंगे कि तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है, किसी पर्सन से अगर हम पूछेंगे तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है, तो अगर बताने की भी कोशिश करेगा तो अपना 100% राज नहीं बता पाए। वो उसका इंटेंशन भी है बताने का, तो भी 100% नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कहाँ होगा, क्योंकि उसका जो सक्सेस का एक्चुअल राज है, उसने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं जो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, इसको वो खुद भी हो सकता है एक्सेस ना कर पाए, लेकिन एनएलपी कर सकती है उसको एक्सेस। आदमी के 100% सक्सेस की राज को जान सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एकलव्य, एकलव्य द्रोणाचार्य से डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी उतना ही धनुर्धर था जितना कि अर्जुन था, या बाकी जो थे उतना ही निपुण था। वो भी धनुष भी अच्छा चलाता था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सोठा जो होता है, वो भी अच्छा चला लेता था। वो अच्छा, वो भीम की तरह एक अच्छा भीम भी था, अर्जुन की तरह एक अच्छा अर्जुन भी था वो। क्या कारण था? उसने तो द्रोणाचार्य से डायरेक्ट शिक्षा भी नहीं ली, Concentration. कॉन्सेंट्रेशन किया, और उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी, और उसने अंदर ही अंदर एक टेक्निक अपने सबकॉन्शियसली उसने एक टेक्निक अपनाई थी। उसने सबकॉन्शियसली एक टेक्निक अपनाई थी जिसको हम एनएलपी में बोलते हैं मॉडलिंग। इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है, पर्सन का बोलने का तरीका, पर्सन के बातें, पर्सन का बिहेवियर, पर्सन का बिलीफ, पर्सन की वैल्यू, उन सबको कॉपी करके हम अपने अंदर के एक्सेस, रिसोर्सफुल जो स्टेट है हमारी, उसको हम एक्सेस करते हैं। तो एनएलपी में सबसे पहले जो शुरुआत की गई है, मेरे यहाँ पे मुझे पीपीटी दिख रही है, आप लोगों को शायद नहीं दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं दिख रही है।
हाँ अभी दिखेगी, ठीक है ठीक है, ओके। सबसे पहली जो मॉडलिंग की गई थी वो इन 3 लोगों पे की गई थी। ये 3 लोग थे, इनके ऊपर सबसे पहले मॉडलिंग की गई थी। पहला है मिल्टन एच एरिक्सन, जो कि मॉडर्न हिप्नोथेरेपिस्ट है। आज जो हिप्नोथेरेपी, जो आज की जो मॉडर्न हिप्नोथेरेपी है, उसके जनक जो है वो है मिल्टन एच एरिक्सन। ठीक है। जो ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल गलत रूप ले लिया, लोगों ने गलत रूप उसका समझ लिया। ठीक है। तो हिप्नोथेरेपी को लोग जादू जादू टोना ही समझ रहे थे बहुत लंबे टाइम से, लेकिन एरिक्सन ने इसको थेरेपी के रूप में वापस स्टार्ट करवाया। तो इसलिए हिप्नोथेरेपी में आज जो हिप्नोथेरेपी चल रही है उसमें बहुत बड़ा रोल है मिल्टन एच एरिक्सन का। लेकिन अभी भी भारत में काफी जगह पे जो हाथ ऐसे ऐसे करवाते हैं, कि ऐसे जो ये जो पेंडुलम वाला करवाते हैं, ये सब ये ट्रेडिशनल में आता है, ये मॉडर्न में नहीं आता। मॉडर्न में कम्युनिकेशन का मेन ज्यादा रोल है उसमें, है ना। जो आज का जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वगैरह सब बनी हुई है वो सारे एडिक्शन मॉडल पे बनी हुई है सारी। जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो हिप्नोथेरेपी के मॉडल यूज करती है, हिप्नो कमांड, बातों बातों में कैसे हिप्नोथेरेपी करवानी है, लोगों को कैसे अपना प्रोडक्ट दे देना है, तो सारा वो मॉडल हिप्नोथेरेपी इस एडिक्शन मॉडल में आता है वो सारा। ये बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स पार्टी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये सारे एडिक्शन मॉडल को फॉलो करते हैं। दूसरे वर्जीनिया सेटाइरा, जो कि मदर ऑफ फैमिली थेरेपी, मतलब एक तरह से फैमिली थेरेपी, रिलेशनशिप थेरेपी में इसका बहुत बड़ा रोल है वर्जीनिया सेटाइरा का। तो इन इसके भी कई सारे सक्सेसफुल इसके अपने रिजल्ट। तो इन्होंने क्या किया कि जॉन ग्राइंडर और रिचार्ड बैंडलर ने इन तीनों को मॉडलिंग किया, मतलब ये लोग इन तीनों के सक्सेस का राज क्या है, तो वो क्या टूल्स और टेक्निक अपना रहे हैं, उन टूल्स और टेक्निक को इन्होंने यूज किया। और तीसरा वर्जन है यहाँ पे फ्रिट्ज पर्ल्स, जो वो भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट है, गेस्ट्रोल्ट थेरेपी के को क्रिएटर है ये। इन तीनों से शुरुआत किया गया, उसके बाद कई तरह के सक्सेसफुल लोग, जो कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मॉन्क है, दलाई लामा पे एक्सपेरिमेंट किए गए इसको लेके, एनएलपी को लेके। और और भी अलग अलग तरह के जो अपने अपने फील्ड में जो बेस्ट है, कोई स्पोर्ट में फेमस है। तो अलग अलग लोगों के सक्सेस का यहाँ पे मॉडलिंग करके वो टूल्स और टेक्निक यूज की गई है। आपको भी लगेगा कई बार ये, हाँ ये तो कॉमन है, लेकिन वो आपके माइंड में पहले क्लिक नहीं करे। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये तो बिल्कुल होता जा रहा है, यही हो रहा है। अब भारत में स्वर्ग और नरक का थ्योरी चल रहा है बहुत पुराने टाइम से, क्यों चल रहा है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एनएलपी में, है ना। जो मेटाफोर बनाए जाते हैं, ये हमने जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई वगैरह बनाई, इसके पीछे ये मेटाफोर यूज किया जाता है, सिंबल यूज किए जाते हैं। सिंबल क्यों यूज किया, भगवान के लिए भी सिंबल यूज करना क्यों बेस्ट है, हाँ क्यों बेस्ट रहा है, सारा एनएलपी में आपको पता लग जाएगा क्यों सिंबल क्यों जरूरी है हमारे माइंड में। सिंबल क्यों बनाए जाते हैं, मूर्तियां क्यों बनाई जाती है, आपको सब समझ में आ जाएगा ये। तो ये है एनएलपी का। प्रभा जी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अच्छा नहीं अभी आ आ रही रही थी। है। हाँ अभी आ ठीक है, रही है यार। ओके। आपने ये मॉडल समझ लिया, पहले ही समझ लिया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड बहुत जरूरी है, इसी के बेस पे सारा चलेगा। कॉन्शियस माइंड हमारा केवल इतना भाग है, 1% भाग है, जैसे आइसबर्ग होता है पानी में ऊपर होता है उतना। और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जो पूरा नीचे जो गहरी 9 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाग है वो। कॉन्शियस माइंड इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन, और अनकॉन्शियस माइंड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट जैसे फियर, आप जैसे आपके हाथ में कुछ चाय, गर्म चाय दे दी आपने, एकदम छोड़ दी, है ना, ये सारे एकदम ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स हो रहा बॉडी का, ये सब अनकॉन्शियस के अंतर्गत अंतर्गत आएगा, है ना। हमारा ब्रीदिंग है, नेचुरल प्रोसेस है, फियर है, सेल्फिश मोटिव है। सबकॉन्शियस में हमारे थॉट्स, हमारी आदतें, हमारे बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारी पॉसिबिलिटीज, लाइफ में आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, मेमोरी क्या है, सारा सबकॉन्शियस में आएगा। कॉन्शियस में आएगा हमारा सेंस, हम जो सेंस करते हैं, अभी पता चल रहा है यहाँ, अभी जो मैं सेंस कर रहा हूँ, स्किन से सेंस कर रहा हूँ, आई से सेंस कर रहा हूँ, नोज से सेंस कर रहा हूँ, ईयर से सेंस कर रहा हूँ,
ये जो 5 सेंस है, इंटेलेक्ट, अब सेंस अंदर जा रहे हैं, मैसेज अंदर जा रहा है, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, प्रोसेसिंग हो रही है कि मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है, ये सारा कॉन्शियस माइंड में आएगा। फिल्टर करना, डिस्टिंग्विश करना कि हाँ ये अच्छा, ये बुरा, ये गलत, ये सही, ये सारा कॉन्शियस माइंड में आता है। सबकॉन्शियस नहीं जानता क्या अच्छा क्या बुरा, क्या क्या सही क्या गलत, ये कॉन्शियस माइंड करता है, ये ठीक है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है। सबकॉन्शियस माइंड में ड्यूअलिटी नहीं है, कॉन्शियस माइंड में ड्यूअलिटी है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस सारा कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी यहां से हम समझेंगे, अभी मैंने वो बर्ड इन द बुश क्यों बोला, मैं उसका भी राज बताता हूँ आपको। हमारे चारों तरफ कुछ इवेंट होते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं हमारे चारों तरफ। हम कुछ देख रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ फील कर रहे होते हैं, कुछ स्मेल कर रहे होते हैं, कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन है। बाहर की इस दुनिया को हम इन 5 सेंस ऑर्गन के जरिए अपने भीतर लेते हैं। ये 5 हमारे इनपुट है जो बाहर की चीजों को हमारे अंदर जाने देते हैं। राइट, राइट, ओके। अभी एनएलपी में हम इसको थोड़ा साइंटिफिक वर्ड यूज करेंगे। देखने की जगह हम बोलेंगे विजुअल, लिसन को हम बोलेंगे ऑडिटरी, फील को हम बोलेंगे काइनेस्थेटिक, स्मेल को हम बोलेंगे ओल्फैक्टरी, टेस्ट को बोलेंगे गस्टैटरी। मोस्टली तो 3 ही काम आएंगे वीए के, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। शॉर्ट में हम बोलेंगे वीए के, वाक, वाक हम बोलेंगे शॉर्ट में। ये हमारा टर्मिनोलॉजी रहेगा। आगे जो आगे बहुत सब इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है, हम कहते हैं लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, एक्चुअली हमारे माइंड की लैंग्वेज क्या है, वाक, यही हमारे माइंड की लैंग्वेज है। आज आपको कुछ बोलने को बोलेंगे, कुछ सोचने को बोलेंगे, तो आपके माइंड में या तो कुछ पीछे पिक्चर बन रही होगी या कुछ बातें याद आ रही होगी। हमारा माइंड जो कम्युनिकेशन करता है इसके जरिए ही करता है, और इसका मीडियम रहता है इलेक्ट्रिकल मैसेज और केमिकल मैसेज, न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसका मीडियम रहता है। वीए के लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मीडियम है इलेक्ट्रिक मैसेज जो न्यूरॉन्स में होता है, या फिर न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर। देखेंगे सुनेंगे या कुछ भी किया, ये हमारे माइंड में जाएंगे और माइंड में जाके इवेंट 2 बन जाएगा। अब आप कहोगे बाहर तो कुछ और चल रहा था, इवेंट 1 इवेंट 2 कैसे बन गया? ऐसा ही होता है। हम बाहर जो चीजें जो में एक्चुअल में दिखाई दे रही है हम वो देखते ही नहीं। हमें जो बाहर एक्चुअल में जो चीज सुनाई दे रही है वो हम सुनते ही नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने बताया ए बर्ड इन द बुश लिखा था, हालांकि मैंने इसको इस बार तो मैंने थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टाइम तक भी रखा, लेकिन फिर भी आप सभी ने बताया ए बर्ड इन द बुश, क्योंकि हम एक्चुअल देखते नहीं है, एक्चुअल सुनते नहीं है, एक्चुअल फील नहीं करते हम। जो इवेंट 1 है वो माइंड में जाके इवेंट 2 बन जाता है। बाहर लिखा हुआ था ए बर्ड इन द बुश, हमने अपने अंदर ले लिया ए बर्ड इन द बुश। क्या क्यों होता है? बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई गलती नहीं। मैं आपको कोई आपको कोई आपकी गलती नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हमारे माइंड में 3 फिल्टर होते हैं। बाहर की घटनाएं हमारे माइंड में जाती है 3 फिल्टर से होते पाव की जाती है। पहला होता है डिलीट, कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे दूसरे द को डिलीट कर दिया है। हम रास्ते में चल रहे होते हैं, बहुत सारी कार आती है, गाड़ियां आती है, लेकिन हमें कुछ नजर आती है, कुछ नजर नहीं आती है हमें। बहुत सारे फ्लायर आते हैं, कुछ नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते। क्योंकि हमारा माइंड अपने ख्यालों में होता है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको उसी चीज से मतलब होता है, बाकी चीजों पे वो ज्यादा गौर नहीं करता है ना। अपने से जो चीज रिलेटेड है उन्हीं की बातें करेगा, उन्हीं के बारे में सुनेगा, उन्हीं के बारे में बोलेगा, तो बाकी चीजों को डिलीट करता जाएगा। एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, क्या सभी के सभी 100% लेके आते हैं? नहीं लेके आते। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी कुछ बातों को डिलीट कर देते हैं अपने माइंड में जाती नहीं है। एक कान से कहते हैं, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकल गई, मतलब डिलीट कर दिया। ठीक है, दूसरा वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट यानी कुछ बातों का अर्थ ही बदल दिया। बोला क्या जा रहा था उसका मतलब कुछ और निकाल दिया। बोला जा रहा था वेट वेट वेट, WAIT बोला जा रहा था,
और एक वहां पे एक मोटी लड़की थी, उसने बोल दिया भैया कैसे वेट वेट बोल रहे हो, मेरा वेट एकदम फिट है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब बोला जा रहा है वेट वेट वेट, WAIT बोला जा रहा है, उसने समझ लिया WIGHT, वेट समझ लिया, है ना। जब बोला जाता है डायबिटीज, तो ज्यादातर लोग डायबिटीज से डरते क्यों है पता है? क्योंकि डायबिटीज जब पहला वर्ड आता है डाई, उसका माइंड मन में पिक्चर बनाने लग जाता है डेथ की, इसलिए ज्यादातर लोग डायबिटीज से डरते हैं, क्योंकि पहला वर्ड ही डाई है उसका, और डाई से माइंड में पिक्चर बन जाती है डेथ की। तो लोग उसका अर्थ बदल देते हैं, बातों का अर्थ ही बदल देते हैं। मैंने पहले भी पूरा डिटेल में बताया आपको कि गार्डन के अंदर अगर एक लवर आएगा तो उसको तो दिखेगा कि हाँ ये फूल है, गुलाब का फूल है, ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को देना है, वाइफ को देना है, कपल को देना है, जो भी है देना है। वहां पे एक बोटनिस्ट आएगा तो यही सोचेगा भाई इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नाम, बोटनिकल नाम क्या होगा। माली आएगा तो ये सोचेगा कौन से फूल से मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, है ना। वहां पे कोई और साइंटिस्ट आ गया तो सोचेगा इसमें फ्रेग्रेंस कैसी है, ये क्या काम करेगा, और इसके क्या क्या यूज होंगे। वहाँ कोई आयुर्वेदा वाला, हमारे सुभाष चंद्र जी जैसे कोई एक्सपर्ट आ गए तो वो सोचेंगे भाई इसका क्या हर्बल रेमेडी बनेगा इसका, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग आदमी अलग अलग मतलब निकालेगा। जो सिचुएशन चल रही होती है अलग अलग आदमी अलग अलग मतलब निकाल देता है। तो इस कारण से पिताजी क्या बोल रहे हैं, बेटा कुछ और सुन रहा है, वो बेटा कुछ और बोल रहा है, पिताजी कुछ और सुन रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे वाइफ कुछ और सुन रहे हैं, वाइफ क्या बोल रही है, हम कुछ और सुन रहे हैं। डिस्टोर्ट कर लेते हैं बातों को, डिस्टोर्ट कर लेते हैं बातों का अर्थ ही चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अर्थ चेंज करने के कारण क्या होता है कि हम एग्जैक्ट मीनिंग हमारे भीतर नहीं जा पाता। तीसरा वर्ड है जनरलाइज। अब जनरलाइज मतलब एक जनरल रैंडम थॉट, जो सोसाइटी में रैंडमली रेडीमेड थॉट चलते रहते हैं कि भाई डायबिटीज का इलाज तो पॉसिबल ही नहीं है, जिंदगी पर दवाई लेनी पड़ेगी, कैंसर ला इलाज है, अमीर होना है तो ब्लैक मनी से अमीर हुआ जा सकता है, ज्यादा पैसे कमाने जाएंगे घर परिवार टूट जाएगा, पैसे पेड़ पे लगते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसारो, कि ये तो धंधा ही खराब है, ये धंधा ही मंदा है, ये तो लोग ही खराब है, दिल्ली में रहने वाले सारे लोग चोर रहते, तो दिल्ली में सारे लोग ही चोर रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बना लेते हैं लोग। ठीक है, वो जनरल रैंडम थॉट, एक रैंडम थॉट बना ली लोगों ने, लोग बातें कर रहे हैं, उस बातों को उन्होंने अपने भीतर पकड़ लिया और उन्हीं के बेस पे पूरा उनका जिंदगी चलाते हैं। अब ये कैसे आता है जनरलाइजेशन, या तो उनके अपने एक्सपीरियंस से आएगा, या फिर किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से आएगा, या किसी दूसरे हो सकता है बहुत साल पहले किसी का एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब रैंडम थॉट, मतलब जिसका कोई थॉट, ऐसे थॉट जिसका कोई मालिक नहीं है। या तो हो सकता है आपके अपने आया तो वो डिस्टॉर्ट होगा। जैसे मान लो मैं गया, एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा, मैं मथुरा गया मान लो, गया भी था, और 2017 मेरा फोन चोरी हो गया वहां पे रेलवे स्टेशन पे ही। जैसे ही मैं एंटर हुआ मथुरा में, मेरा फोन चोरी हो गया। अब हालांकि उस समय तो NLP वगैरह इतनी पता नहीं थी, तो क्या मैं माइंड में डिस्टॉर्ट बना लिया, क्या डिस्टॉर्ट कर लिया कि मथुरा में तो चोरी रहो, मथुरा में सारे लोग, मथुरा में चोर ज्यादा है, मथुरा में चोर ज्यादा है, मथुरा के लोग चोर है ज्यादातर। अब इस पहले एक्सपीरियंस के कारण बिल्कुल संभल संभल के रहना पड़ता था, ऑटो वाले से, सबसे हर आदमी से संभल संभल के रहना पड़ता था, क्योंकि वो मैंने एक डिस्टॉर्ट कर लिया। अब क्या ये बात सच है? क्या जरूरी है कि मथुरा में होंगे वो चोर? तो कहीं पे भी चोरी हो सकती थी, है ना। क्या ये बात सही है कि मथुरा में चोर है, चोर खाली मथुरा में है? क्या बात सही है? सही नहीं है ना। देखिए क्या डिस्टॉर्ट है, ये डिस्टॉर्ट किया गया, हमने उसका अर्थ बदल दिया, उस बात को रूप बदल दिया कि एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस के बेस पे उसका अर्थ चेंज कर दिया। हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती है, तो सारी चीजें एक जैसी कैसी होगी, है ना। तो हम अर्थ बदल देते हैं, डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। दूसरा,
जनरलाइज। अब मान लो मुझे किसी ने बोल दिया, कोई दूसरा गया था मथुरा या नहीं भी गया होगा, तो उसने ऐसे रेडीमेड थॉट मार्केट में चल रहे उस बेस पे उसने बोल दिया कि मथुरा में चोर रहते हैं। अब मैं मान लो मथुरा जाऊंगा, मुझे मुझे जैसे याद आएगा, हाँ उसने मुझे बोला था ये, अब मैं संभल संभल के रहूंगा वहां पे। होता है नहीं होता है, कई बार घर वाले बोल देते हैं, दोस्त बोल देते हैं कि ये बिजनेस ही खराब है, फिर हम उसके बोलने पे हम छोड़ भी देते हो बिजनेस। हम बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई घर में आया, कोई दोस्त आया, उसने बोला तुम बीमार लग रहे हो, सब ठीक ठाक है ना, हालांकि हम पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अब उसने बोला हम थोड़े सोचने लग जाते हैं, पता है मिरर के सामने देखेंगे हम क्या गड़बड़ है, देखेंगे नहीं देखेंगे। हम बिल्कुल अपनी पसंद के कपड़े लेके आए थे, बहुत अच्छे लेके आए थे, लेकिन अब मैं आते ही हमारे घर में किसी ने बोल दिया कि क्या ये कपड़े हैं, खराब लग रहे हैं। हालांकि हम तो बिल्कुल 2-3 घंटे एकदम सेलेक्ट कर करके लेके आए थे, लेकिन उसके बोलने से ही हमारा मूड हो गया खराब, हम सोचने लगे हाँ यार सही बात है, चेंज करवाना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये जनरलाइज है, ये जनरल रैंडम थॉट। दूसरे बोलते हैं उसको हम अपना सच मान लेते हैं, उसके बेस पे अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। तो या तो हम बातों को डिलीट कर देते हैं, या डिस्टॉर्ट कर देते हैं, या जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है। अब घर में लोग बोलते हैं, कई बार वाइफ हस्बैंड से बोलती है, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से बोलती है कि आप तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते, मुझे प्यार ही नहीं करते। या बच्चे बोलते हैं आप तो मेरे से प्यार ही नहीं करते। अब वाइफ बोले मेरे से प्यार नहीं करते, इसका मतलब कुछ और है। बच्चे बोले मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब कुछ और है। क्या मतलब है? कौन बताएगा? मेरी शादी को तो अभी 2 साल ही हुए, आप लोग जब जब ज्यादा सब लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बताइए। जब वाइफ बोलती है कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, इसका क्या मतलब है? और जब बच्चे बोलते हैं आप मेरे से प्यार नहीं करते, इसका क्या मतलब है? सर दोनों का अलग अलग तरीका है कि हमारे जरूरतें पूरी नहीं कर रहे। क्या जरूरत बच्चे है अलग बच्चे की हिसाब क्या? से सोचते हैं कि मेरी जरूरतें अलग होती हैं उनकी। वाइफ की जरूरत है कि आप मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मेरे साथ टाइम बिता दो, मेरे लिए कुछ ये खरीदना ये खरीद लो। सर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर, आगे की बात। हाँ। अल्टीमेटली वही होता है कि हाँ आप जरूरतें पूरी जो, नहीं है। यानी जैसे हमारी अपनी कुछ डिमांड्स होती है ना, तो हम भले अपनी पूरी ना करें, उनको लगता है कि हमारी पूरी करने के लिए बने हुए हैं। Definitely, ऐसा भी definitely। होता है हाँ हाँ। कि तो दोनों की बच्चे अपनी अपनी वो है। अपनी अपनी जरूरत है, बच्चे की अपनी जरूरत है कि आपने उसको खिलौना ला के नहीं दिया, तो बोलता है आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो, है ना? तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या डिस्टोर्ट कर दिया। आप लाके नहीं दे रहे हो, उन्होंने इसका मतलब लगा दिया कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, मतलब एक्स का मतलब उन्होंने निकाल दिया वाई। मैथ्स में फॉर्मूला करते हैं ना, उन्होंने इक्वेशन सेट कर लिया अपने माइंड में, एक्स यानी वाई। सामान लाके नहीं दे रहे, इसका मतलब प्यार नहीं करते। दिस इज डिस्टॉर्शन। अब मैं आपको एनएलपी में आगे जो कम्युनिकेशन वाले पार्ट है बताऊंगा कि इसको अपने लाइफ में बेटर कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज में लेना है। एक्स का मतलब वाई निकाल के कैसे अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है। ठीक है। ये आगे आगे पार्ट कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आएगा कि कम से कम हमारा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चाहे खुद से हो रहा है, चाहे दूसरे से हो रहा है, चाहे यूनिवर्स से हो रहा है, वो डिपेंड करता है आपका प्रिसाइज कितना कम आप डिलीट करते हो, कितना कम डिस्टॉर्ट करते हो, कितना कम जनरलाइज करते हो। सारा कम्युनिकेशन, सारा जो लिंग्विस्टिक पार्ट है हमारा, इस पे डिपेंडेंट है। ये सीक्रेट है, आप लिख सकते हो। सारा लैंग्वेज हमारा, सारा हमारा रिजल्ट इस पे डिपेंडेंट है कि कितना हम कम डिलीट करेंगे, कितना कम डिस्टॉर्ट करेंगे, कितना कम जनरलाइज करेंगे, या फिर अपने बेनिफिट के लिए कितना डिलीट करेंगे, कितना डिस्टॉर्ट करेंगे, कितना जनरलाइज करेंगे। अपना बेनिफिट और अपने आसपास या कंट्रीब्यूशन के लिए भी, मतलब जो भी हमारा मिशन है लाइफ का, उसके बेस पे। ठीक है। तो हमारा सारा कम्युनिकेशन खुद से या दूसरों से या यूनिवर्स से, सारा लैंग्वेज पे डिपेंड है। हमारे लैंग्वेज सारे डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अभी जैसे कोई बोला मैंने बोलता है डायबिटीज का इलाज पॉसिबल नहीं है, बोल दिया। अब लोग तो आधी अधूरी बात करेंगे, जनरलाइज बात करेंगे, लेकिन पूरी बात सच क्या है? पूरी बात सच क्या है कि एलोपैथी के अनुसार, एक पर्टिकुलर पद्धति के अनुसार डायबिटीज का इलाज पॉसिबल नहीं है, वो है एलोपैथी। जबकि
डायबिटीज का इलाज पॉसिबल है, आयुर्वेद में पॉसिबल है, होम्योपैथी में पॉसिबल है, नेचुरोपैथी में पॉसिबल है। खाली अगर फास्टिंग भी रखेंगे तो भी डायबिटीज चला जाता है। 15 दिन फास्टिंग रख लो, आपका डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा। और अब हर हफ्ते का डायबिटीज रखना शुरू कर लो, वीक में 2 बार, डायबिटीज जड़ से चला जाएगा। नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं, फास्टिंग से रखे डायबिटीज चला जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा जेनेटिक होता है, जिनकी कम से कम 4-5 पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जो कम से कम 1-2 पीढ़ी का ही चल रहा है, वो तो जल्दी से चला जाता है। जेनेटिक तक का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो एक पद्धति के अनुसार है, लेकिन अभी जनरलाइज थॉट है कि इलाज पॉसिबल नहीं है। सुभाष चंद्र जी, आयुर्वेद में पॉसिबल है ना? यस यस यस। कितने लिमिट तक पॉसिबल है? नहीं होता है, इट इज ए क्यूरेबल डिसीज। यस, इट इज क्योरेबल डिसीज। ओनली डाइट इज इम्पोर्टेंट। या डाइट इज इम्पोर्टेंट, राइट, डाइट एकदम। एंड एक्सरसाइज। यस यस। तो कहने का मतलब एक जनरलाइज, ज्यादातर लोग जिंदगी भर दवाइयां लेते रहते हैं केवल एक जनरलाइज थॉट के कारण। और वो जनरलाइज थॉट डॉक्टर का, डॉक्टर ने भी कोई अपनी, वो भी उसने भी पढ़ा है ना। और उसने जो मेडिकल का जो फॉर्मूला पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि हाँ भाई ये लेना ही पड़ेगा। तो अब इवेंट 1 बन जाता है इवेंट 2। जो बाहर की घटना कुछ और हो रही थी, हमने कुछ और उसको मान लिया। इवेंट 1 बन गया इवेंट 2। और इवेंट 2 को ही हम बोलते हैं, ये क्या हुआ, हाँ, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल मैप। और भी बोलते हैं इसको, मेंटल स्क्रिप्ट बोलेंगे इसको, इम्प्रिंट बोलेंगे इसको। ठीक है। हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंटरनल मैप हो गया, मेंटल स्क्रिप्ट हो गई, मेमोरी है। ये सारा इस इवेंट 2 को बोलते हैं हम। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब आपकी उम्र हो गई, आप मान रहे एक्सपीरियंस है, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि हमने कितना कम डिलीट, कितना कम डिस्टॉर्ट और कितना कम जनरलाइज किया। क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा इंटेलिजेंट अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, वो कम डिलीट, कम डिस्टॉर्ट, कम जनरलाइज कर रहा है, दूसरा ज्यादा कर रहा है। बस इतना ही फर्क, इतना ही फर्क है बस। सारा हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब हमारे अंदर का एक्सपीरियंस, माइंड के अंदर कितना पड़ा है, कितना प्रिसाइज फॉर्म में माइंड के अंदर वो पड़ा है, सेट हुआ है, वो है हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बेस पे हम क्या बनाते हैं, हमारा स्टेट बनाते हैं। अब यहां से बिल्कुल हम ट्विस्ट लेने जा रहे हैं थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है? पहले मुझे बताइए एक बार। हाँ, यहाँ क्लियर है। तक clear है ना? ओके। स्टेट फाउंडेशन कोर्स में केवल हमने स्टेट के बारे में केवल बताया था। अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम करेंगे यहाँ पे स्टेट का। स्टेट जिसको हम जॉन भी बोलते हैं, फॉर्म भी बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक बार तो बहुत ही अच्छे रन बना लेता है, अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, दूसरी बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलना भूल गया? क्या इसका मतलब ये है कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया? क्या इसका मतलब ये है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलना भूल गया? नहीं, डेफिनेटली नहीं भूला है। वो फॉर्म के अंदर नहीं, कहा जाता है वो आज फॉर्म के अंदर नहीं है, इस बार फॉर्म में नहीं, अरे इस बार बड़ी बड़ी फॉर्म में आ गया वो। ठीक है। या जॉन बोलते आज आज इसका जॉन अभी अच्छा चल रहा है, इसका जॉन अभी अच्छा नहीं चल रहा है ना। गोविंदा का जॉन बिल्कुल खराब हो गया अब, आजकल तो रणवीर कपूर का जॉन चल रहा है। क्या है ये? स्टेट या एक्शन पोटेंशियल। हम जानते हैं कि 2 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की एनर्जी, जो गति देती है हमें। और पोटेंशियल एनर्जी, उसके पीछे जो फोर्स लगता है वो पोटेंशियल एनर्जी का लगता है। पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। बॉल को जितना ऊपर से फेंको, ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ऊपर है इस कारण से नीचे आ रही है, ये जो उसकी स्टेज की जो
स्टेट की जो स्थिति है, जो ये जो स्टेट हुई ऊपर रखा हुआ है, ये एक्शन पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो हम भी कुछ काम करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। कई बार हम कुछ आदतों को सुधारना चाहते हैं, नहीं सुधार पाते हैं। कई बार हमने पता होता है कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन जैसे जरूरत पड़ती है याद आती नहीं है। बहुत बार पता है ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार भूल जाते हैं। जरूरत पड़ती है तो कर ही नहीं पाते। क्यों? एक्शन पोटेंशियल नहीं बन रहा है। एक्शन करना चाहते हैं लेकिन एक्शन करने के लिए एक्शन पोटेंशियल चाहिए। वो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले उतना ही पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बन पाती, एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पाता है। एक बच्चा एग्जाम है आज उसका, या इंटरव्यू मान लो, इंटरव्यू है उसका, और वो बिल्कुल ही तैयार हुआ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उस चीज की। लेकिन जैसे ही गोया रोड पे, पहले तो उसकी बस लेट हो गई, फिर जैसे निकला ट्रैफिक में फंस गया, और फिर उसके कपड़ों पे किसी ने कीचड़ गिरा दिया, किसी गाड़ी वाले ने। जैसे जैसे उसने साफ किया जाके और वापस गया उधर इंटरव्यू वगैरह में। अब क्या उसका इंटरव्यू अच्छा होगा? वहां पे कितना चांस है उसका इंटरव्यू अच्छा होने का? उसका मूड तो बिल्कुल खराब हो गया। अब वो उतना अच्छे से, अगर वो न्यूट्रल इमोशनल रेजिलियंट नहीं है, अगर वो इमोशनली न्यूट्रल नहीं है, अगर उसको अपनी स्टेट चेंज करना नहीं आता है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। आम आदमी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा वहां पे। तो क्या हर बार ये सच है कि ज्यादा मेहनत करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आता है? लोग कहते हैं अच्छा रिजल्ट के लिए अच्छी मेहनत करो, लेकिन हर बार मेहनत काम नहीं आती। मेहनत के साथ ये भी चाहिए होता है। मेहनत आपकी स्किल है डेफिनेटली, उसके साथ एक्शन पोटेंशियल जरूरी है। सक्सेस होने के लिए 2 ही चीज जरूरी है, आपकी मेहनत, आपकी स्किल और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, रिसोर्सफुल, अनरिसोर्सफुल। एनएलपी बात नहीं करेगा नेगेटिव पॉजिटिव। लोग बोलते हैं हमारा मूड 2 तरह का होता है, पॉजिटिव मूड, नेगेटिव मूड। एनएलपी नहीं बोलता पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, क्योंकि जो एक आदमी के लिए पॉजिटिव है दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है। आपके लिए पॉजिटिव आपकी वाइफ के लिए नेगेटिव हो सकता है, आपकी वाइफ के लिए नेगेटिव आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव आपके दोस्तों के लिए नेगेटिव हो सकता है, दोस्तों के लिए नेगेटिव आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारा अपना डिस्टिंग्विश है, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। स्टैंडर्ड क्या है? रिसोर्सफुल, अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल मतलब आप जो जिंदगी में करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ लक्ष्य पाना चाहते हो, कुछ समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, और उसका जो जवाब है आपके भीतर पड़ा है। अगर आपको जो चाहिए उसके लिए आप, आपके अंदर आ रहा है, जब आपको जरूरत पड़ रही है वो चीजें आपके अंदर आ रही है, वो समाधान आपके भीतर से आ रहा है, तो ये रिसोर्सफुल है। और इतना सब कुछ तैयारी करने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद फिर भी उसको नहीं ले पा रहे, तो अनरिसोर्सफुल है हम। ठीक है। अनरिसोर्सफुल क्या होता है? जब हम दुखी होते हैं, जब शोक परेशानी में, शौक में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, लॉनलीनेस, इलनेस, विक्टिम, एंजाइटी, ये सारे के सारे क्या है? डिप्रेशन, अनरिसोर्सफुल स्टेट है हमारी। अगर हम इस स्टेट में होंगे, हम परेशान होंगे, हम स्ट्रेस में होंगे, हम दुखी होंगे, हम लॉनली फील करेंगे, हम विक्टिम महसूस करेंगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है, या एंजाइटी में होंगे, और हम उसके साथ कुछ काम करेंगे, मान लो हम काम करेंगे, रिसोर्सफुल होंगे। रिसोर्सफुल क्या है? रिसोर्सफुल है लव एंड ट्रस्ट में होंगे, ग्रेटिट्यूड में होंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, क्रिएटिविटी होगी, खुश होंगे वहां पे, एक्साइटेशन में होंगे, थ्रिल में होंगे। ये रिसोर्सफुल स्टेट है। अब चाहे स्टेट चाहे आपके कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा आपको। अब काम करेंगे अनरिसोर्सफुल स्टेट में, अगर आप काम करोगे, अगर आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में काम करोगे तो क्या होगा? आप स्ट्रेस में काम करोगे तो क्या होगा? काम हो जाएगा, जल्दबाजी करके काम पूरा कर लोगे, उस काम के चक्कर में अपना बॉडी खराब, बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, बीपी हाई हो जाएगा, खुद का हेल्थ खराब हो जाएगा, अंदर बॉडी का अंदर का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अनरिसोर्सफुल स्टेट से काम करोगे तो, और अनरिसोर्सफुल स्टेट के साथ अगर काम कर भी लिया और आपको सफलता भी मिल गई, मान लो आपको सफलता भी मिल गई,
आप जो चाहते हो आपको मिल गया, आपने जो स्टेज ले लिया, स्टेज तो आप फिर भी आप लगे रहे आगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी फिर भी आप हैप्पी नहीं हो। इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेस मिलने के बाद में भी हैप्पी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो सारा जो स्ट्रगल होता है वो अनरिसोर्सफुल स्टेट से आता है। स्ट्रगल बोलते हैं इसलिए इसलिए बोला ही जाता है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब है अनरिसोर्सफुल स्टेट में काम कर रहा है, जैसे तैसे मेहनत कर रहा है, बस अपनी गाड़ी को खींच रहा है, थका दे रहा है बस। इसी कारण से सक्सेसफुल लोग, कई सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, माइकल जैक्सन, क्या कुछ नहीं था उसके पास में, लेकिन फिर भी नींद की गोली लेता था और बहुत ज्यादा गोलियां लेने के कारण डेथ हो गई उसके बाद में। इतना स्ट्रेस, नींद नहीं आती। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कितने एग्जाम्पल है, अभी कपिल शर्मा का था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे ऐसे, ठीक है। मेहनत सफल है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन ने भी कबूल किया कि मतलब जब मैं सफल हो, जब मैं जब मैं आप लोगों की नजरों में जब सफल हूँ, उस समय मैं बहुत परेशानियों से, उसकी पर्दे के पीछे का सच कुछ और है, बहुत ज्यादा परेशानियों से हम खेल रहे थे। प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि आप लोगों को केवल बाहर की सच्चाई नजर आती है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है, बहुत परेशानियां वहां पे। तो वो अनरिसोर्सफुल स्टेट से काम कर रहे हैं, वो सफलता है लेकिन फिर भी अभी भी अनरिसोर्सफुल स्टेट में, तो उस सफलता को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। और बॉडी खराब होगी वो अलग से। अब चाहे रिसोर्सफुल है कि अनरिसोर्सफुल है, हमें काम तो करना पड़ेगा। जैसे हम स्टेट होगी हमारी, वैसे हम रिसोर्सेज ढूंढेंगे। अब यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, आरएएस सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, नोट कर लेंगे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, Very good, Deep. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस। आरएएस सिस्टम क्या करता है, आपके जैसी स्टेट है, आपके जैसे आप जो रिसोर्सफुल हो कि अनरिसोर्सफुल हो, उस स्टेट के बेस पे आपके अंदर वैसे उसी तरह से न्यूरॉन का जो न्यूरल नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है वो उसी तरह से होता है। कम्युनिकेशन मतलब जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज भेजती है, वो कम्युनिकेशन उसी तरह से होगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हार्मोन रिलीज होंगे, वो हार्मोन उसी तरह से रिलीज होंगे। अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट में होंगे तो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होंगे, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। डोपामीन जो कि आपके मोटिवेशन के लिए जरूरी है, आप बिल्कुल थ्रिल महसूस करोगे। देखो कई बार आपको एक मजा आता है काम करने के लिए, आपके अंदर से ऊर्जा आ रही होती है काम करने की, आपको लगता है हाँ, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। डोपामिन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल प्यार महसूस होता है, अपने घर वालों पे प्यार आता है, दूसरों पे प्यार आता है, प्यार की फीलिंग ऑक्सीटोसिन के कारण आती है। सेरोटोनिन, एकदम खुश मूड में होंगे आप। मूड स्विंग होता है कब होता है, जब आपका सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है, बार बार दिन में कम से 10 बार मूड चेंज होता रहता है। एंडोर्फिन हीलिंग हार्मोन है, आपकी बॉडी अपने आप नेचुरली हीलिंग करती है अगर ज्यादा रिलीज होगा। उसी तरह से गामा प्रोटीन है, और भी आपकी जो वेगस नर्व है वो प्रॉपर काम करती है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है वहां पे, लेकिन अभी हम वो बात नहीं करेंगे। जैसी हमारी स्टेट होगी वैसे ही हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होंगे, वैसे ही न्यूरल कम्युनिकेशन होगा, और वैसा ही मैसेज हमारे आंखों को वही मैसेज जाएगा कि तुम ये चीज देखो। जैसी स्टेट होगी, हमारा आरएस सिस्टम आंखों को बोलेगा कि तुम इस तरह की चीजें देखो, कानों को बोलेगा तुम इस तरह की चीजें सुनो, हमारे बॉडी को, मसल को बोलेगा तुम इस तरह से काम करो। हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है, जैसी हमारी स्टेट है वैसा ही हम देखते हैं, वैसा ही सुनते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मान लो आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, आपके मन में थॉट चल रहा है बिजनेस का, आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हो भी। अब आप कहीं आसपास देखोगे, आपको मोबाइल देखोगे, वेबसाइट में भी आपको वही चीज नजर आएगी, अरे कौन सा कहाँ क्या बिजनेस चल रहा है। न्यूज देखोगे वहां पे भी यही नजर आएगा, फेसबुक खोलोगे वहां पे भी यही नजर आएगा, लोगों के सुनोगे तो लोग वैसी बातें कर रहे होंगे। आप जो सोचोगे आप वही देख रहे होंगे, वही सुन रहे होंगे, वही बोल रहे होंगे, वही काम कर रहे होंगे। जिस दिन आपको कपड़े खरीदने जाना है, या आपको लगता है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो आपको फिर दूसरों के कपड़े नजर आने लग जाते हैं कि किसने कौन सी बढ़िया साड़ी पहन रखी है, किसने कौन से बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, कैसे कैसा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उससे पहले तो आप सोच ही नहीं रहे थे उसके बारे में। जूते खरीदने हैं तो सबके जूते दिखाई नहीं देते, नहीं तो नजर ही नहीं आते, ये तो हम डिलीट कर देते हैं।
लेकिन जो हमारे अंदर स्टेट होगी उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, उसको हम डिलीट कम करते हैं। जैसी हमारी स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिलीट कम करेंगे, डिस्टॉर्ट कम करेंगे, जनरलाइज कम करेंगे। ठीक है, तो वैसे हम रिसोर्सेज ढूंढेंगे बाहर की तरफ, और जैसे रिसोर्सेज ढूंढेंगे वैसे काम करेंगे हम, और जैसे काम करेंगे वैसे रिजल्ट आएगा। आज तक हम यही सुनते आए, जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा। एज यू सो दैट यू रीप, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। लेकिन पूरा साइंस क्या है? पूरा साइंस है जैसा स्टेट होगा वैसे रिसोर्सेज ढूंढेंगे। आरएएस जैसे स्टेट होगा वैसे आरएएस रिसोर्सेज ढूंढने को बोलेगा, और जैसे रिसोर्सेज ढूंढेंगे वैसे काम करेंगे, जैसे काम करेंगे वैसे रिजल्ट आएगा। ये पूरा साइंस है। माइंड सेट, स्टेट क्या है? आपका माइंड सेट। स्टेट कहाँ? आपके माइंड सेट में। और जैसा रिजल्ट आएगा, या तो रिजल्ट डिजायर्ड आएगा या अनडिजायर्ड आएगा, चाहे कैसा भी आएगा, वैसी आपकी स्टेट बन जाएगी। फिर से आप बार बार फेल होते जा रहे हो, आपकी फेलियर की स्टेट बन गई। अब आपका माइंड वो फेलियर वाले माइंडसेट में आ गया, फेलियर की स्टेट में आ गया। अब फिर से आप ऐसे काम करोगे, इससे आगे और फेल हो जाओगे। आप फिर से ऐसे कुछ करोगे, फिर से फेल हो जाओगे। फिर से ऐसी परिस्थितियां बनेगी, फिर से फेल हो जाएंगे। पास हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो एक सक्सेस मिलती है तो आदमी आदमी को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लग जाती है। कहते हैं कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। अमीर के अंदर अमीरी की स्टेट है, गरीब के अंदर गरीबी की स्टेट है। गरीब गरीबी में रहता है क्योंकि वो गरीबी की स्टेट में आ गया। वो वैसे ही काम करेगा, भावताव करता रहेगा। कहीं सब्जी लेने जाएगा, वहां भावताव करेगा, अरे भाई 10-20 रुपए कम कर लो, अरे यहाँ पे थोड़ा ही कम ज्यादा कर लो। और जो अमीर लोग हैं उनको ब्लेम करेगा, अरे सारे अमीर लोग तो सारे बेकार होते हैं, खराब होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लूट लूट के पैसे लेके आते हैं, कि बस इनका काम बेचने का काम है, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? ब्लेम करते रहेंगे वो लोग फिर, क्योंकि वो उसी स्टेट में, मिडिल मिडिल जॉन, मिडिल फैमिली वाले स्टेट में भावताव करना, दूसरे अमीर लोगों को ब्लेम करना, ये सारे मीडियम फैमिली लोगों की पहचान है। अमीर वाला होगा तो अमीर वाला स्टेट में होगा, वो भावताव नहीं करेगा, छोटी मोटी चीजों के लिए भावताव नहीं करेगा। और सामने वाले 500 मांगे है, दे देगा, क्योंकि उसको पता है बहुत सारा पड़ा है। थोड़ा टिप्स देगा ऊपर से, देखा होटल में जाते हैं एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं उसको, ऊपर से एक्स्ट्रा ही देंगे उसकी मेहनत को देख के, कम नहीं देंगे वो। और हमेशा अमीर लोगों की तारीफ करेंगे वो, अमीर लोगों से सीखना चाहेंगे, हमेशा हमें हमेशा अमीर लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जो सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। ये सक्सेसफुल माइंडसेट की पहचान है, सक्सेसफुल स्टेट की पहचान है ना। तो अब देखिए हमारे कैसी स्टेट है, जैसी स्टेट होगी वैसे हम आगे आकर्षित करेंगे। अगर आपके अंदर भी भावताव का चक्कर ज्यादा चलता है, अमीर लोगों को अप्रिशिएट ब्लेम करते हैं, तो सोचिए आप कैसी स्टेट में है। ये मैंने केवल आपको एक छोटा सिंबल दिया, और भी बहुत सारी चीजें आगे आगे बताएंगे। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे स्टेट से हमारा रिसोर्स बनता है। अब नहीं, अगर अच्छी स्टेट होगी तो हम सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बेटर रिलेशन होंगे, गुड फेम होगी, गुड हेल्थ होगी। नहीं तो अनरिसोर्सफुल स्टेट रहेगी तो भाई वही बात है, फेलियर, स्टक, क्रिटिसिज्म, बैड रिलेशन, पॉवर्टी, डिजीज, ये सब चलता रहेगा। क्योंकि जैसे स्टेट होगी वैसे हार्मोन रिलीज होंगे, तो हार्मोन नहीं होंगे तो बॉडी हील कैसे करेगी? तो वैसे डिजीज पैदा हो जाएगी फिर बॉडी में। कल लास्ट फाउंडेशन कोर्स में बताया था कैसे डिजीज पैदा होती है उससे, है ना। क्योंकि जब आपका, देखता हूँ मैं आगे इसमें स्लाइड में है कि नहीं है, वो स्लाइड अलग थी, चल इस स्लाइड में नहीं है, उसी स्लाइड में था। फिर मैं अभी ओरली बता देता हूँ आपको डिजीज कैसे पैदा होती है, हमने बताया था लास्ट टाइम में। अब मान लो आपकी स्टेट जैसी है, पहले तो ये देखो कि आपके बाहर कुछ चल रहा है। सामने मान लो टाइगर आया, टाइगर आया, आपकी आंखों ने देखा कि टाइगर आया है, आंखों ने मैसेज भी, अभी कैमरा ऑन कर लीजिए थोड़ा सा, मैं आप सबको देख रहा हूँ अभी, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो हमने आंखों से देखा कि टाइगर आया, टाइगर को देख के ही हमारे आंखों ने न्यूरॉन्स को मैसेज भेजा, ब्रेन प्रोसेसिंग हुई, और मेमोरी में पड़ा था टाइगर यानी खतरा। मेमोरी में क्या पड़ा था?
टाइगर यानी खतरा। अब वहां से एक मैसेज उसने भेज दिया, हमारी ग्लैंड को भेज दिया, एमिगडेला को भेज दिया, जो ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, एमिगडेला, ठीक है, जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एमिगडेला ने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल का काम करती है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जो केमिकल सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, और इलेक्ट्रिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है हाइपोथैलेमस। आपके जो हार्मोन आते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो जैसे टच करते पता लग गया, देखते ही हमें पता लग गया ये चीज है, सुनते ही पता लग गया ये चीज है, ये बिल्कुल फास्ट मैसेज है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है। इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। तो आंखों ने मैसेज भेजा ब्रेन को, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, न्यूरॉन्स ने आगे मैसेज भेज दे गए, एमिगडेला को मैसेज भेजा, एमिगडेला ने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा, हाइपोथैलेमस का कुछ फाइट और फ्लाइट के लिए ऑर्डर दिया, एमिगडेला ने ऑर्डर दिया, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, कोऑर्डिनेशन किया पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कि भाई सब पूरी बॉडी को सतर्क कर लो कि यहाँ पे या तो भागना पड़ेगा या फिर शेर से सामना करना पड़ेगा, टाइगर से सामना करना पड़ेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने मैसेज भेज दिया एडिनल ग्लैंड, ठीक है। एडिनल ग्लैंड ने एडिनलिन हार्मोन रिलीज किया, एडिनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज किया वहां पे। एडिनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे ही रिलीज हुए तो वो हार्मोन गए हमारी मसल्स में गए, वो हार्मोन क्या करेंगे, आपके अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा कर लेंगे, एक इमरजेंसी की स्थिति बन जाएगी बॉडी में। और जैसे इमरजेंसी की स्थिति बनेगी, आपके वहां पे फाइट एंड फ्लाइट, आपकी मसल्स वहां पे टाइट हो जाएगी। वहां पे आपको अगर नॉर्मल अगर भागने को बोले तो नहीं भाग पाओगे, भले ट्रेन भी लेट हो रही हो, पीछे कुत्ते लगा दिए तो इतना फास्ट भागोगे कि बहुत जल्दी पहुंच जाओगे वहां पे। ट्रेन लेट हो रही है लेकिन उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे। इमरजेंसी स्थिति बन जाती है बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के कारण। अब मसल में सारी एनर्जी जा रही है वहां पे। अब वहां पे हार्ट बीट भी तेज होती है, क्योंकि अभी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी ज्यादा के लिए क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो इंसुलिन भी सारा वहीं पे काम करने लग जाएगा, सारा वहां पे ग्लूकोज की सप्लाई करने लग जाएगा सीधा सीधा वहां पे, ठीक है। अब इतना सारा काम मसल में जब हो रहा है और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी स्किन की जरूरत नहीं है ना, अब इमरजेंसी स्थिति है, मसल की जरूरत है, स्किन की जरूरत नहीं है। और स्किन की बाकी बॉडी में इसलिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहां पे, बाल बाल आ जाएंगे वहां पे, गूज़बम्प्स आ जाएंगे वहां पे। इतना ही नहीं, बॉडी के अंदर के पार्ट है वो भी अपनी एनर्जी मसल को देंगे पहले, क्योंकि वहां इमरजेंसी है पहले। अब मान लो बॉर्डर पे कुछ खतरा हो रहा है तो पहले सारा सरकार का सबका ध्यान कहाँ होगा, बॉर्डर पे होगा। अब वहां पे रेल कैसे चल रही है, ट्रेन कैसे चल रही है, ये योजना वो योजना, उस पर ध्यान थोड़ी ना होगा वहां पे। तो अब सारी इमरजेंसी बनी है तो पहले मसल पे ध्यान जाएगा। और मसल अब क्या करेगी, फाइट करेगी, या तो टाइगर से सामना करेगी हाथों से, पैरों से, दहाड़ के, मुंह से, या फिर भागेंगे वहां से। ये तो नेचुरल स्थिति थी। लेकिन अगर मान लो ये स्थिति अगर लगातार बनी रहे हमारे जिंदगी में, हम छोटी छोटी चीजों को लेकर खुद को डिफेंस करते रहते हैं, आज छोटी छोटी चीजों को हम स्ट्रेस और फियर मानते रहते हैं, आज कि आज वाइफ ने कुछ बोल दिया, कि आज बॉस ने कुछ बोल दिया, कि अरे आज कलीग्स ने मेरा मेरा मजाक उड़ा दिया, कि आज ट्रैफिक लेट हो गया, ट्रैफिक सिग्नल पे जाम हो गई गाड़ी। पता नहीं कहाँ कहाँ स्ट्रेस और फियर की स्थिति बना है, खुद को डिफेंस, किसी ने कुछ हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया, हम उससे फाइट करने लग गए, खुद को डिफेंस करने लग गए वहां पे। अरे या फिर कंपैरिजन करने लगे, जेलस करने लगे, अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा रंगीन क्यों है ना, उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों है, अरे उसने इतनी ऐसी बड़ी कार कैसे ले ली। कहीं ना कहीं खुद को हम डिफेंस कर रहे होते हैं, और डिफेंस करेंगे, सिस्टम बॉडी को थोड़ी पता कि आप ये रियल में टाइगर आया है कि ये केवल काल्पनिक टाइगर है, आपने फालतू का खतरा बना लिया। कभी बॉडी को खतरा नहीं, अब इन बातों से क्या बॉडी को खतरा है, ये ट्रैफिक जाम हो जाए कि आपकी बॉडी को कुछ खतरा है, कोई खतरा नहीं है। अब उसने बड़ी कार ले ली, कि बड़ा घर ले लिया, कि उसने बेटी की शादी बहुत अच्छे धूमधाम से करवा दी, तो उससे आपको कुछ खतरा है, कोई खतरा नहीं है। अरे उसने आपके खिलाफ सामने वाले ने कुछ बोल दिया, बुरा भला बोल दिया, तो क्या आपकी बॉडी को कुछ खतरा है, क्या आपको कुछ बिगड़ा है वहां पे, किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन फिर भी हम खुद को डिफेंस करें, बॉडी का सिस्टम तो वैसे ही काम करेगा। अब इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते रहेंगे, हार्ट अगर लगातार फास्ट 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 काम करता रहेगा तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी, कहीं फिर बीपी वगैरह हाई होने का चांस होगा कि नहीं होगा। अब हार्ट इतना फास्ट चलेगा तो हार्ट को खुद को ब्लड ही नहीं मिल पाएगा,
फिर वो हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। अब इतना कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज हो जाएगा तो वो केमिकल है, केमिकल इतना यूज ही नहीं आ रहा, तो कहीं जाके तो बॉडी में इकट्ठा होगा था। अब इतनी एनर्जी की आपको जरूरत ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होके कहीं ना कहीं जाएगी, आर्टरीज के बीच में फंस जाएगी, ब्लॉकेज पैदा करेगी, कहीं पैरालिसिस कर देगा, कभी कभी कोई हार्ट अटैक कर देगा, कभी बीपीआई हो जाएगी। अब इतना अगर इंसुलिन सारा लगातार जा रहा है, अभी शुगर का कोई यूज ही नहीं है। अब सेल्स इंसुलिन के प्रति क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन पैदा कर लेगी वहां पे। जरूरत है शुगर की, लेकिन शुगर को अंदर लेगी नहीं, वो अंदर ही सेल में पड़ा रहेगा, सेल की ब्लड एसिडिटी बढ़ जाएगी और इंसुलिन पेनक्रियास सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा वहां पे, क्योंकि लगातार फालतू इसका, उसको खुद को एनर्जी नहीं मिल रही है। एक तो उसको खुद को आप एनर्जी दे नहीं रही हो और फालतू शुगर यूज कर रहे हो आप वहां पे, डायबिटीज होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब इतना ब्लड की एसिडिटी जब हाई हो जाएगी तो सेल का डीजनरेशन फास्ट हो जाएगा। सेल का जो डी सेल के अंदर का मीडियम जो साइटोप्लाज्म और बाहर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल का जो सेल का प्रोटीन वगैरह सब डिस्टर्ब होने लग जाएगा, तो सेल का डीजनरेशन फास्ट हो जाएगा, बुढ़ापा जल्दी आने लग जाएगा फिर। अब वहां पे इम्यूनिटी सिस्टम में, अब इम्यूनिटी ब्लड एसिडिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे। मान लो डब्ल्यूबीसी की आंखों पे आपने पट्टी बांध ली वहां पे, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर के फॉरेन मटेरियल को मारना है कि अपनी बॉडी को मारना है, और भूल भाल से अपनी बॉडी को ही मारने लग जाएगा। फिर बाल गिर जाएंगे, एलोपेसिया वगैरह हो जाएगा, कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, कि क्या बोलते हैं इसको, और भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है सारे, कैंसर हो जाएगा। वो सप्रेस कर लेगा तो कैंसर हो जाएगा, सेल्स अपना फॉर्म चेंज कर लेगी, ट्यूमर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इतनी सारी बीमारियां घर बन जाएगी बॉडी में फिर, केवल आपके स्टेट बिगड़ने के कारण। लॉन्ग टाइम तक स्टेट बिगड़ी रही इस कारण से। क्लियर है यहां तक? सुनाइए एक बार। ओके, 8:20 हो गया है और अभी स्टेट का थोड़ा सा 5 मिनट आपका लूंगा, अभी 5 से 10 मिनट स्टेट का प्रैक्टिकल में आपसे करवाता हूँ, ठीक है? स्टेट क्या है, डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सम टोटल ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फिजिकल एनर्जी एट ए मोमेंट। आपके थॉट्स, इमोशन और फिजिकल एनर्जी, इन तीनों का सम है, वो है आपकी स्टेट। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अच्छा, 30 स्लाइड में ये मैंने आपको बता दिया था। लेना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। ओके, Just a minute, Mukesh ji, 1 minute. Can you please? Okay, done. रिसोर्सफुल बता दिया सारा। रिसोर्सफुल स्टेट कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, लाइटनेस, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब रिसोर्सफुल स्टेट। और फियर, फोबिया, ट्रॉमा, सैडनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी अनरिसोर्सफुल स्टेट। सर आपके प्रीवियस स्लाइड मैटर दिखाएंगे वापस प्लीज, पहले वाला स्लाइड दिखाएंगे वापस एक बार। जी जी जी। थैंक यू। अच्छा, ओबेसिटी कैसे हो जाएगा? ओके, थैंक्स। अब फिर वो बॉडी में शुगर इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या करेगा फिर? फैट की फॉर्म में जमा होता जाएगा। सेल को तो इतनी शुगर की जरूरत ही नहीं है, और आपका बॉडी, आपको लग रहा है कि मुझे शुगर खाना है, भूख लग रही है, क्योंकि सेल उतना शुगर स्पाइक के कारण शुगर ले नहीं रही है। ब्लड की एसिडिटी बढ़ने के कारण सेल तो उतना शुगर ले नहीं रही है, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ शुगर की जरूरत है, लेकिन सेल को शुगर की जरूरत भी है। तो अब सेल सेल को जरूरत है लेकिन सेल ले नहीं रही है, तो क्या होगा फिर? ओबेसिटी हो जाएगी, फिर फैट की फॉर्म में जमा होने लग जाएगा वहां पे। ओके, इसीलिए हमेशा स्टेट को अच्छा रखना है अपनी। अगर आप अच्छी स्टेट के साथ काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा हमेशा, बुरी स्टेट के साथ काम करोगे रिजल्ट बुरा आएगा। और ये आपका एफर्ट एफर्ट ही रहेगा फिर, और जिंदगी भर एफर्ट ही करते रह जाएंगे, रिजल्ट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आ पाएगा। देखिए अभी क्या, इसके 4 कॉलम है स्टेट चेंज करने की। टेक्निक का नाम है एज इफ। एज इफ यानी मानो की।
4 स्टेट है इसकी। फिजियोलॉजी चेंज करना है, अपना ब्रीदिंग चेंज करना है, ब्रीदिंग पैटर्न, फिजियोलॉजी, फेशियल एक्सप्रेशन, इंटरनल साउंड। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा ये तो, ठीक है। और आप क्या क्या कर सकते हैं स्टेट से, ये इसकी 4, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इसको, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेशनल, सेल्फ पर्सन, बिजनेस ओनर, फादर, स्पाउस, सन, जॉब रोल। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये, देखिए। अभी टेक्निक का नाम है एजिप टेक्निक। मानो कि बच्चा बोल रहा है मेरे को मैथ्स नहीं आती है, मैं ये काम को नहीं कर सकता। आप वहां पे उसको बोलो मानो कि तुम्हें मैथ्स आती है, तो तुम क्या करोगे। मानो कि तुम्हें मैथ्स आती है, स्टेज पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा हूँ। कोई दूसरा आ गया, उसने बोल दिया भाई मान लो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, मान लो। एजिप मतलब मान लो। मैथ्स में मान लो से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। याद करो अपनी मैथ्स को बचपन में, जब एक्स लगाते थे, एक्स वाई लगाते थे, तो इक्वेशन लास्ट में आंसर आता था कि नहीं आता था। आंसर आता था नहीं आता, जब एक्स लगाते, सपोज कि एक्स, आंसर आता था ना। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे एक्स, पहले सपोज कर लेंगे, हाँ मैं आई एम कॉन्फिडेंट एक्स, सपोज कर लेंगे आप, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखो मन जो है ना, मन चलता है मानने से। मन, मनुष्य, मानव, ह्यूमन, सब मन ही आता है, और मन का काम है मानना। मन मानने से ही चलता है, ठीक है। अब आज तक हमारी जो समस्याएं चल रही है वो भी मन ने मानी हुई है, जाने को अनजाने को, वो भी मानी हुई समस्या है। रियल में वो समस्या है ही नहीं। अगर संतों से पूछेंगे क्या समस्या है, वो कहेंगे कुछ समस्या नहीं है ना। तो मानी हुई समस्या है सारी। अब आप कहोगे "अरे, मैं तो अब आपको क्या पता, मैं दुख झेल रहा हूँ, मुझे पता है। जैसा भी होगा, लेकिन मानना हुआ है, आपके मानना, आपने इतना मान लिया कि आपकी बॉडी अब रिएक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग, है ना। मन का काम है मानना। तो अब ऐसा ही मान लो जो हमारी लाइफ में काम आए, कुछ ऐसा ही मान लेते हैं। अब फिर जब मानने से चल रहा है, तो कुछ ऐसा मान लो जिससे कुछ अच्छा रिजल्ट आए, वही मान लेते हैं फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या, अब मानना केवल मन से मानना नहीं, आपको पूरे 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 स्टेट कैसे चेंज करनी है। पहले आपको अपना पोस्टर बना लेना है। जैसे आप, अब जैसे मैं कॉन्फिडेंस का करवाता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, एकदम सीना पूरा चौड़ा होगा। देखो नरेंद्र मोदी को चलते हुए, देखो टोनी रॉबिन्स को, टोनी रॉबिन्स बताता है अपना पोस्टर चेंज कर लो। स्टेट के ऊपर टोनी रॉबिन्स बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है इंटरनेशनल। और उसका सबसे ज्यादा फोकस रहता है, अगर उसकी सारी बातों का अगर सार निकाल दिया जाए, 10 बातों में से अगर सार निकाल दिया जाए, तो उसका सबसे ज्यादा फोकस होगा स्टेट चेंज करने में। स्टेट का नाम कहीं नहीं लेगा, वो डायरेक्ट कहीं नाम नहीं लेगा स्टेट का। वो इनडायरेक्टली बोलेगा अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर लो, अपना पोस्टर चेंज कर लो, इनडायरेक्टली नाम लेगा। लेकिन मेन बात है अपना पोस्टर चेंज करो हमेशा। एक स्टेट में रहो एकदम, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो सीना चौड़ा एकदम। फिर पोस्चर चेंज करो, फिर फेशियल एक्सप्रेशन, उस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन लेके आओ अपने, कि आप कॉन्फिडेंट हो। बॉडी में वो वार्मनेस महसूस करो, अपने ब्रीदिंग को महसूस करो, आपकी ब्रीदिंग में कॉन्फिडेंस है। और अपने अंदर साउंड बोलो, हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। खाली अफर्मेशन काम नहीं करता है, आपको पूरे फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग, उस एनर्जी के साथ जब काम करोगे ना, तब जाके आपका अफर्मेशन काम करेगा। अफर्मेशन का भी सीक्रेट है, पूरी फीलिंग स्टेट और पूरी स्टेट बना के अफर्मेशन को यूज करो, तब जाके अफर्मेशन काम करेगा। पहला फिजिकल पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर हो गया। थर्ड ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, उस तरह से लेके आना है। फोर्थ इनर साउंड हो गया। इनर साउंड में क्या करेंगे हम, अब तो आपका जो नाम है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा गया हुआ है। नींद में भी कोई आपको आपके नाम से बुलाएगा, आपको बोल देंगे, आप उठ जाएंगे। आपके नाम से कोई बुरा भला बोल देता है, आपको बुरा लग जाता है। नाम हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बचपन से गया हुआ है। तो क्यों नहीं इसका हम फायदा उठा लेते हैं। मेट्रो में कई बार देखते हैं ना, मेट्रो में जब जाते हैं तो छोटे बच्चे को कार्ड लगाते हैं, खोलते हैं, छोटे बच्चे को उसके साथ ही घुसा देते हैं अंदर, साथ में चला देते हैं।
जसपाल जी को गुस्से आ रही, जसपाल जी करते होंगे। ये जसपाल जी ने देखा होगा। सर मैंने देखा है, छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है। तो तो वैसे ही आपका नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसके साथ ये लाइन भी घुसा दो, आई एम कॉन्फिडेंट। तो जैसे आपका आपका नाम आपके लिए स्ट्रांग है, वैसे आपके लिए ये भी लाइन स्ट्रांग हो जाएगी, आई एम कॉन्फिडेंट। चलो अभी करते हैं, अभी बातें नहीं करेंगे अभी ज्यादा। एकदम कमर सीधी करके बैठ जाइए। और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसे बैठ जाइए जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल अपना सीना चौड़ा करके बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए, कंधे एकदम सीधे। कंधे का फैलाव, चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। या फिर कंधे को ऐसे रोल डाउन करके पीछे घुमा लो, आगे से ऐसे रोल डाउन करके पीछे घुमा लो ऐसे कंधे को। ओके। ब्रीदिंग को महसूस करिए अपनी, और ब्रीदिंग को थोड़ा सा डीप और थोड़ा सा फास्ट लीजिए, थोड़ा डीप और थोड़ा फास्ट। ब्रीदिंग में वार्मनेस आनी चाहिए, जैसे मानो कि कॉन्फिडेंस की वार्मनेस है ये कॉन्फिडेंस की वार्मनेस। अपना फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो। फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए जैसे एक चेहरे पे एकदम गर्मी लेके आइए, थोड़ी स्माइल और गर्मी लेके आइए चेहरे पे। ब्रीदिंग में वार्मनेस को महसूस करो, और इसके साथ मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। 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 आपको मुकेश नहीं बोलना है ना। माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पूरा पूरा फेशियल एक्सप्रेशन लेके आइए, चेहरे पे स्माइल और थोड़ी सी गर्मी, अपने सीने में गर्मी लेके आइए। ब्रीदिंग में एक वार्मनेस को महसूस करिए, एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी महसूस करिए। मानो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की एनर्जी उतर रही है। मानो कि आप कॉन्फिडेंट हो, इस तरह से हो जाओ। मान लो, मान लेने में क्या अर्थ है। मानो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। माय नेम इज, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। साउंड जैसे इको कर रहा है, माय नेम इज वेरी कॉन्फिडेंट, माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। इको कर रहा है पूरी बॉडी में। मानो पूरी बॉडी की एक एक सेल अंदर से बोल रही है, माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बॉडी का एक एक सेल्स बोल रहा है, जैसे हर एक सेल एक कॉन्फिडेंट है बॉडी में। जैसे सेल को इमोजी की फॉर्म में देखो, और देखो हर सेल बोल रही है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पूरा बॉडी बोल रहा है अपने अंदर से। पूरी बॉडी में उस गर्मी को महसूस करो, अपने हेड से लेकर टोस तक, टोस से लेकर हेड तक पूरे बॉडी में इस गर्मी को महसूस करो, कॉन्फिडेंस की एनर्जी को महसूस करो, और जोर जोर से बोलते जाओ अपने अंदर, नॉन स्टॉप बोलते जाओ, माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माय नेम इज मुकेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लगातार बोलते जाओ। अपना सीना और चौड़ा करो, अपना सीना और चौड़ा करो, जैसे कॉन्फिडेंस की एनर्जी महसूस होती है, अपने सीने को और चौड़ा करो, अपनी ब्रीदिंग के अंदर महसूस करो। हर ब्रीदिंग के साथ बोलो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हर ब्रीदिंग के साथ बोलो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हो सकता है एक ब्रीदिंग में 3 से 4 बार बोलो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, लगातार। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। My name is Mukesh. I'm very confident. Very confident. I'm very confident. 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 पूरी बॉडी में साउंड इको कर रहा।
जैसे पूरा बॉडी जैसे हिल स्टेशन की तरह बन गया हो, जो बोल रहे वापस आवाजें वही गूंज रही है। पूरा बॉडी मानो एक हिल स्टेशन की तरह बन गया हो, पूरी बॉडी में वही आवाजें गूंज रही है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। पूरा पोस्चर उस तरह से बनाओ, पूरी ब्रीदिंग को उस तरह से महसूस करो, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन उसी तरह से, पूरी एनर्जी को महसूस करो अपने भीतर और लगातार बोलते रहो, नॉन स्टॉप बोलते रहो। कुछ देर तक महसूस करेंगे, बस बोलना छोड़ देंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। अब आप होठों से बोल नहीं रहे हो, बाहर से बोल नहीं रहे हो, अंदर अंदर सुन रहे हो, वो ऑलरेडी इको कर रहा है, उसको सुन रहे हो, बस बोल नहीं रहे हो। आपने हिल स्टेशन में एक बार बोल के छोड़ दिया, अब वापस आवाज आ रही है, उसको सुनो। ओके, टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, ओपन योर आईज। हाउ इज द जोश? गुड। कितना रेटिंग देंगे अपने जोश को? 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 10 स्टार। 10 स्टार? वाह, आशा प्रियम्मा 10 स्टार, वाह। प्रभात जी कितना देंगे? कितना महसूस हुआ अपने अंदर कॉन्फिडेंस अभी? 5 स्टार। 5 स्टार, मतलब 5 आउट ऑफ 5 और 10 आउट ऑफ 5? 5 आउट ऑफ 10। ओके, ठीक है, और इसको करेंगे 1-2 बार, ठीक है। जी। कीर्ति जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। किया आपने ये प्रैक्टिस? नहीं अभी तो नहीं। कहाँ हो, मुंबई में हो कि आ गए मुंबई से? आ गए आज। अच्छा, ठीक है। हम्म। एलोरा। When I was doing that, I feel like I lost something like, I mean, How much not rating, how much rating would you give out of 10? out of 10, 7. 7, right? Okay. कांता, मिक्की, okay. 9 sir, 9. 9, ओके, गुड। सबका हो गया? शेषमान जी? जी 8। 8, ओके। जसपाल जी? कितना कॉन्फिडेंस आया जसपाल जी? अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है अभी, इसलिए आप कुछ बोले सुनाई नहीं दिया। नहीं सर, मैं तो ट्रांस में गया। अच्छा, ट्रांस में चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो केवल 2-3 मिनट की एक्सरसाइज है, आप कभी भी कर सकते हो। पहले आपको अपना बॉडी पोस्चर उस तरह से बनाना, जैसी स्टेट चाहते हो। अगर हैप्पीनेस की चाहते हो तो अपनी बॉडी, जैसे मान लो आप हैप्पी हो, उस तरह से आपको बॉडी बनानी है, अपना पोस्चर उस तरह से बना लेना है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद में ब्रीदिंग पैटर्न, उसके बाद में आपके अंदर इनर साउंड क्रिएट करना है और अपनी उस एनर्जी को महसूस करना आपके भीतर। 5 चीजें ये, ठीक है। ये 5 चीजों को आपको करना है और पहले आपको साउंड लगातार अपने नाम के साथ बोलते रहना है। फिर मान लो इको की तरह साउंड अपने आप आ रहा है और फिर लास्ट में तो बोलना छोड़ना है, बस सुनना ही है अपने भीतर। If I think, can you repeat? I missed. First, I- first we have to change our body posture, whatever the state we want. Just like I am giving example here, these are application. If you want confidence, if you want to get rid from bad behavior, if you want decision making, or we want to relieve from agitation, handle difficult situation, peaceful, or like someone is telling I can't do, then how we have to change, like I can do, yeah, you can do, or you have skills, or someone is telling that मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो
देन अब हम कैसे कराएंगे? यू हैव द स्किल्स एंड एलिजिबिलिटी, मान लो एज इफ यू हैव द स्किल एंड एलिजिबिलिटी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बोलेंगे इस तरह बॉडी पोस्चर बना लो जैसे तुम कर सकते हो। बच्चा बोला मैथ नहीं आती है, मानो तुम मैथ्स, किसी को मैथ्स आती है तो वो कैसे बैठता है, उसको बोलो। कोई बच्चा जिसको मैथ्स आती है तो वो कैसे बैठता है, पहले अपना वैसा बॉडी पोस्चर बना लो। अब उस तरह स्माइल करो कि तुम मैथ, मान लो तुम्हें मैथ्स आती है तो एक बार स्माइल करो उस तरह से, ठीक है। बॉडी पोस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड, ब्रीदिंग पैटर्न। अब उस तरह से ब्रीदिंग को महसूस करो अपने भीतर। अब ब्रीदिंग के साथ महसूस करो कि आपके अंदर आप वो कर सकते हो। और अब फिर इनर साउंड बोलना शुरू कर लो कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल द मैथ्स, आई कैन हैंडल द मैथ्स, आई कैन हैंडल द मैथ्स, आई कैन हैंडल द मैथ्स। पहले बोलते गए, फिर अब इको की तरह कर रहा है, आई कैन हैंडल द मैथ्स, 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 आई कैन हैंडल द मैथ्स, 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 आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। देन लास्ट में उसको सुनो, बस सुना ही दे रहा है, बस इको की तरह। दैट्स इट। बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग पैटर्न, एनर्जी एंड इनर साउंड, दीज आर 5 स्टेप्स। तो आप अपनी कोई भी स्टेट लाने के लिए कर सकते हो या अपने रोल को बेस्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसे आई एम ए बेस्ट स्टूडेंट, आई एम ए गुड पेरेंट, आई एम ए एक्सपर्ट प्रोफेशनल, आई एम एक्सपर्ट सेल पर्सन, आई एम बिजनेस ओनर, आई एम फादर, आई एम गुड फादर, आई एम गुड स्पाउस, आई एम गुड सन, या जो भी आपका जॉब का रोल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है इसके सारे, ठीक है। तो कभी भी लर्निंग मोड में आते हो तो उससे पहले शुरू करो आई कैन, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड स्टूडेंट। ओके, तो कल मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको स्टूडेंट का करवाऊंगा। एक बार आप, आज का आपका होमवर्क ये है, अपने दिन में कम से कम 3 बार, एटलीस्ट 3 times you have to do this exercise for confidence or anything which you want, confidence, happiness, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और एक बात और है, तो होमवर्क का हमारा ये रहेगा, बस मैं खत्म कर रहा हूँ अभी क्लास को। होमवर्क का हमारा ये रहेगा, मैं डेली आपके ग्रुप में मैं डालूंगा कि आज का चैलेंज ये, आज का टास्क ये है। आप लोग अगर मुझे व्हाट्सएप के अंदर रेस्पॉन्स दे पाते हैं कि हाँ मेरा जैसे होमवर्क आपने जैसे इसको कर दिया, आप ग्रुप में डालिए टुडेज चैलेंज कंप्लीटेड, ठीक है। देखिए आप डालेंगे, ज्यादातर लोग मैंने देखा है, पहले भी देखा है, कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं, या कुछ 2-4 दिन डालते हैं फिर डालना छोड़ देते हैं। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा, मैं डेली डालता रहूंगा। नहीं तो आप लोगों ने रेस्पॉन्स देना छोड़ दिया तो फिर मैं भी, मुझे पता है होमवर्क, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग कर रहे हो, तो मैं भी कर देना छोड़ दूंगा। मैं यही सोचूंगा कि भाई आप लोग कर नहीं रहे हो तो मैं भी मैं डालने का क्या मतलब फिर, है ना। तो आप लोग अगर करेंगे तो मैं भी लगातार आपको देता रहूंगा। आप ये मत सोचिए कि भाई हम करेंगे तो सही लेकिन जवाब नहीं देंगे, तो जवाब नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। तो डेली का टास्क है, डेली में ग्रुप में डालता हूँ, आप डेली मुझे रेस्पॉन्स दीजिए मैसेज में, ग्रुप में ही। सारे लोग अपना ही फैमिली है ये, मान लो, तो इसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है यहाँ पे, है ना। और मुझे भी आप लोगों से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट। एक प्रेयर के साथ हम एंड करेंगे अभी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य आए, का शरीर लगातार प्रकाशमान होता रहे, जीवन में धन समृद्धि की वर्षा होती रहे, हमेशा सफलता की पहाड़ियों को छूते रहो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू। कैसा लगा ग्रुप में जरूर डालिएगा।